हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये नौमा जो टेस्ट सीरीज है ज्ञान बिंदु सर का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट का नौमा सीरीज ये आ चुका है। ठीक है, तो आप सबके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री में, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो देखिए। और ये सभी एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जाम के लिए जो है आपके काम आने वाले हैं। तो कृपया करके आप इस सेट को देखिए, आधा घंटा समय निकालिए। प्रतिदिन ये सेट हम लाते हैं, ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में सफलता पानी है तो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, कह रहा 3 दिवसीय पूर्वोदयी साहित्य उत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ। तो 3 दिवसीय पूर्वोदयी साहित्य, ठीक है, 3 दिवसीय पूर्वोदयी साहित्य उत्सव 2025 जो शुरू हुआ है वह कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है कोलकाता में। कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सेबी जिसका जो है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो सेबी का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया आपको, किसको किया गया है। तो तुहिन कांता पांडे को, तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे को, तुहिन कांता पांडे को सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये करने वाला है आपको असम है। कौन है? तो असम हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये किया है आपको असम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई है। तो ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार, ये वर्ड को क्या करता है? काउंट करता है, गणना करता है। ब्रेक बैकयार्ड वर्ड काउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी है। ठीक है, तो सबसे अधिक पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है, वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो शुरुआत किया है आपको सर्बोनंद सोनोवाल, सर्बोनंद सोनोवाल। ठीक है, तो वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन जो है वह किसके द्वारा किया गया है। तो सर्बोनंद सोनोवाल, सर्बोनंद सोनोवाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफार्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफार्म को लॉन्च किया है। तो ये किया है LIC ने। किसने किया है? तो LIC के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। क्या? तो वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफार्म। अगला प्रश्न है, अमेजन ने किस नाम से पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। तो अमेजन की अगर हम बात करते हैं तो अमेजन ने किस नाम से पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। तो किस नाम से किया है? ओसेलट, है ना। किसके नाम से? ओसेलट के नाम से, ओसेलट के नाम से ये शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में किसने भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो कार्यभार संभाला है वो कौन है आपका? तो डॉक्टर मयंक शर्मा है। डॉक्टर मयंक शर्मा हाल ही में किसने भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। तो डॉक्टर मयंक शर्मा। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला की बात कर लेते हैं कि 20 से 27 मार्च 2025 के मध्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो मार्च में होने वाला है, इसी मार्च में 20 से 27 मार्च। ठीक है, तो ये हो भी रहा होगा क्योंकि आज तो हो गया कितना, 24 मार्च हो गया। तो 20 से 27 मार्च 2025 के मध्य खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नहीं कहाँ किया जा रहा है।
है ना। तो कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपको नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में, पैरा गेम्स, ठीक है। इसमें विकलांग लोग जो है भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, कर 5 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। तो 5 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विविधता के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जो हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा मार्च 2025 के अनुसार आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो मार्च 2025 के दौरान अगर देखा जाए कि आरबीआई ने, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक, मतलब सीईओ, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सीईओ कहते हैं, का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का जो सीईओ है वो कौन है आपका, तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, है ना, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी है। तो मार्च 2025 के दौरान आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया, तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 13 नंबर का। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा मतलब दांतों का जो इलाज होता है, चिकित्सा होता है, उसका जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो 6 मार्च को, ठीक है, कब को, 6 मार्च को मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस के रूप में, तो 6 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, ई मार्केट प्लस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो वही ई मार्केट प्लस का नया सीईओ जो है ये किसको बनाया गया है, तो ये अजय भादु को, किसको बनाया गया, अजय भादु, ठीक है। तो ई मार्केट प्लस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, अजय भादु को। अगला प्रश्न है, करा वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, ठीक है। तो वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये हुआ आपको नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहां एक खुसरो का 25वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा को जो है आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियली भाषा, तो ऑफिशियली भाषा के रूप में जो है किसे, तो अंग्रेजी को, है ना, अंग्रेजी को जो है घोषित किया गया, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग या बक्ष गुहा में स्थित होता या होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग बक्ष गुहा में स्थित होता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपको 1 और 2, ठीक है, हृदय और फेफड़ा, इस तरह से इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग या बक्ष गुहा में स्थित होता है, तो हृदय और फेफड़ा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 18 नंबर का, ठीक है। तो 18 का बात करते हैं। 18 नंबर देखिए क्या करा, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोनकाय, है ना, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोनकाय की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है। तो मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोनकाय का जो प्रेजेंटी रहता है, उपस्थिति रहता है, तो वह कौन सा रोग का लक्षण है ना। तो मूत्र में ग्लूकोज आ गया मतलब समझिए कि चिनिया का बीमारी हो गया। देखते हैं जब पेशाब करते हैं तो वहाँ पर खोटा पिपरी लग जाता है, इसका मतलब है कि आपके मूत्र में क्या है, तो शुगर चीनी है, तो चीनी है, इसका मतलब क्या है, तो मधुमेह बीमारी हो गया है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है, क्या ये सत्य बात है, ठीक है। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। एक मनुष्य जो है, वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। दूसरा कह रहा है मूत्र का पीएच मान 6 होता है, तो इसके अम्लीय होने का प्रतीक है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल
क्योंकि 7 से कम है इसका मान, इसलिए अम्लीय होने का प्रतीक भी है। तो 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? थकान क्यों महसूस होता है? तो थकान का जो मुख्य कारण है, आप पढ़े होंगे कि लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो थकान लगता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक है, लेकिन जैसे ही गर्म पानी डालिएगा शरीर पर तो जो है आराम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? तो पेशियों के लाल रंग के लिए, पेशियों को लाल रंग के लिए जो किसकी अधिकता उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी है आपका मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, कर ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा विकल्प सही है? तो ओम के नियम के बारे में जो है सही कथन को देखना है ना। तो 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर की बात करते हैं है ना। सूचिए को किरण या तरंगे एक तरफ, दूसरी तरफ जो है अनुप्रयोग है। ठीक है, तो गामा किरण, गामा किरण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका गामा किरण की बात करते हैं तो ये जो है कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरण का। एक्स किरण की प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है आपको नैदानिक साधन और उपचार में किया जाता है। नैदानिक साधन और उपचार में किया जाता है। परावैंगिक किरण की बात करते हैं तो ये जो है आपको जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। और अवरक्त किरणों की बात करते हैं तो ये जो आपको मध्य ताप बनाए रखने में प्रयोग किया जाता है ना, मध्य ताप बनाए रखने में। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा कि खाद्य उद्योग में सिरके के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य उद्योग में सिरके के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्जिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य उद्योग में जो है सिरके के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये जो है प्रयोग करते हैं हम लोग किसका? तो एथेनोइक एसिड का, एथेनोइक एसिड का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, एक तरफ जो है विकार का नाम है, मतलब रोग का नाम है, दूसरी तरफ उसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 25 की अगर हम बात करते हैं कि हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया जो है आपको क्रोमेशियम का विकार है। हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, मेंडेलिव विकार, सिकल सेल एनीमिया उत्परिवर्तन का है। तो देखिए इसका उत्तर जो सही है सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 3 है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना क्या है? तो एक तरफ रोग का नाम है, एक तरफ उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो सही है वह सिर्फ 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है 26 नंबर। कह रहा कि मौथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन का गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो मौथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु नेफ्थलीन की गोली का प्रयोग करते हैं तो जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, कोलतार हो जाएगा। कोलतार है ना, कोलतार। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? तो कौन सा जो है पारितंत्र का हिस्सा है? तो ये आपको बताना है कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी, सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा, सभी पेड़ पौधा हो जाएगा, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव हो जाएगा, अजैव घटक हो जाएगा। ठीक है, तो पारितंत्र का हिस्सा कौन है? तीनों हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, करा लोटनिक है ना, 28 की अगर हम बात करते हैं तो लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों का जो घटते क्रम है उसके बारे में आपको पता लगाना है कि कौन सा सही
होगा। तो इसका राइट आंसर है आपको अस्थैतिक सर्पी और लोटनिक, अस्थैतिक सर्पिक और लोटनिक। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। कर प्रकाश के परिवर्तन के संदर्भ में, प्रकाश के परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो प्रकाश के परिवर्तन में क्या करा है, इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तो परावर्तन किसको कहते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होता है। तो ये भी सत्य है, मतलब दोनों का दोनों क्या है, सही है। इसलिए 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला है करा किस ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए कोई भी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे, है ना, सीधे क्या हो जाएगा, तो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, सप्लीमेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है 31 नंबर। 31 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तरफ जो है खोज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जो है चैडविक हो जाएगा, और रदरफोर्ड जो है किसका है, तो नाभिक का खोज किया था। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका परमाणु की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं तो गोल्डस्टेन हो जाएगा, प्रोटॉन के गोल्डस्टेन, है ना, और नाभिक के रदरफोर्ड हो जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर, 4, 1, 3 और 2। कह रहा परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु के संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, देखिए संयोजकता संयोजन शक्ति, ठीक है, तो यही सत्य है। संयोजकता संयोजन शक्ति केवल और केवल क्या है, तो एक सही उत्तर है, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रतिदिन जो है अपने लगाइए, मैं आंसर बता देता हूँ और आप अपने आप को आकलन करके देखिए कि कितना मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है। तभी आपकी तैयारी पता चलेगी। जो प्रश्न नहीं बनते हैं उसको याद करिए, है ना, उसको टटोलिए, अवलोकन करिए। अगला क्वेश्चन करा कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 33 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। दूसरा कह रहा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोनों का दोनों क्या है, सत्य है, ठीक है। कोई धीरे धीरे जो भी काम कीजिएगा धीरे धीरे पढ़िएगा, जितना पढ़िएगा उतना अवलोकन करिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। भागा भागी में तैयारी नहीं है कि ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए और याद कुछ है ये नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन सा वायु घटक जलन में सहायक होता है, कौन सा वायु घटक जलन में सहायक होता है। तो जलन में जो सहायक होता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना जो है जलना नामुमकिन है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्यूमिनियम की पानी विद्युत चालकता का उदाहरण है। तो यहाँ पर विद्युत चालकता का उदाहरण पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन है। तो 3 और 4 है, कौन कौन है, 3 और 4। 3 में क्या है, मानव शरीर है, और 4 में एल्युमिनियम की पत्ती है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो, ठीक है। तो मानव शरीर में तो करंट लगता ही है, एल्युमिनियम में भी लगवे करता है, वायु में लगता है नहीं ना, थर्मोकोल में भी नहीं लगता है, ठीक है। तो दिमाग से कितना कितना क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में विचार करना है। तो कह रहा है सभी जीव कोशिका व कोशिकाएं उत्पाद से बने होते हैं। तो बिल्कुल बिना कोशिका के कोई भी जीव का निर्माण नहीं होता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। पूर्व स्थित कोशिकाओं से, हाँ बिल्कुल, पूर्व जो कोशिका रहता है उसी के आधार पर जो कोशिका का निर्माण होता है। तीसरा नंबर कह रहा है कोशिका के इन वर्तमान सिद्धांतों को रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया। ये भी सही है ना। मतलब रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कोशिका का जो नए कोशिका का जो निर्माण होता है वह पूर्व स्थित कोशिका से होता है।
तो ये जो सिद्धांत दिया था विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने। तो कह सकते हैं कि 1, 2 और तीनों क्या है, सत्य है। खरा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 37 नंबर, प्रोटोन पॉलीपेप्टाइड है, प्रत्येक प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक है, प्रोटीन एक समबहुलक है। तो 1, 2, 3 में जो है कौन सा कथन सत्य है, यही तो देखना है। तो इसमें देखिए 1 और 2 सत्य है, 1 और 2 क्या है, सत्य है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रत्येक प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है, ये तो सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो इस सजीवों में जो है कहाँ संपन्न होता है। तो ये होता है आपको कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस सजीवों में कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग या बक्ष गुहा में स्थित होता है। तो अभी ने बताएं हृदय और फेफड़ा। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 और 2 हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो केरल में है ना। सबसे ज़्यादा शिक्षा केरल में है। ओके। अगला प्रश्न, नंबर निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है। तो 41 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपया में अदायगी को स्वीकार कर सकता है, नहीं, कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो है एक क्या है, तो सत्य है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। 1 नंबर क्या कर रहा है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगिकीकरण हुआ। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगिकीकरण हुआ। ठीक है। और दूसरा नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादन हेतु भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया था। ठीक है। तो ए और आर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का दोनों सत्य है। ठीक है। और आर ए का सही भी व्याख्या कर रहा है। ठीक है। क्योंकि औद्योगिकीकरण ऐसे नहीं होता जब तक कच्चा माल नहीं होगा, और कच्चा माल जो है भारत से जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न, कर स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1947 से पूर्व राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन किया गया था, तो उसमें जो है कौन कौन सा व्यक्ति शामिल हैं। तो इसमें जो शामिल हैं आपको दादा भाई नौरोजी तो है ही हैं, फिडेल सिराज भी थे, वी.आर. के रावत भी थे, आर.सी. देसाई भी था। अर्थात कह सकते हैं हम कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों के चारों क्या थे, इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है, कर हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किन राज्यों तक सीमित रहा। तो हरित क्रांति आपको पता है कि 66 से लेकर के 67 के बीच में जो है आया था। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है। तो हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा, मतलब कौन कौन सा राज्य जो है इसमें ज़्यादा जो है सीमित रहा, मतलब कहाँ तक लिमिटेशन रहा इसका, किस राज्यों तक। तो ये रहा था आपको पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगला प्रश्न चले, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। तो अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो ये अपनाया गया था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित है, तो पीसी महाल नोबिस पर, पीसी महाल नोबिस पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो 46 की अगर हम बात करते हैं तो कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। हाँ, है ना, इसको भी पेश कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि स्थानीय निकायों के चुनाव को
कौन संपन्न करवाता है? तो स्थानीय निकाय का जो चुनाव करवाता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि हर राज्य में होता है। ठीक है, हर राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करें। तो 48 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसका गठन 1993 में, ये तो सत्य है। इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी सत्य है ना। आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिकाओं पर जांच कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 इसका जो है तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? तो सही होना चाहिए। तो 48 का जो है 1, 2 और 3 हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? तो सिर्फ 1 और 3 होगा। ठीक है, इसमें 1 और 3 दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका 2 नंबर जो है वह गलत है। ठीक है, 2 नंबर क्या है? तो गलत है। 2 नंबर में क्या कर रहा था? इसका अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी ऊपर और नीचे वाला सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर की बात करते हैं। 49 नंबर, ठीक है, तो 49 नंबर है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत अगर करते हैं तो न्यायालय कौन सा जारी करता है? ठीक है, तो न्यायालय यही जारी करेगा, है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो भी अधिकार है उसको क्या मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है 50 नंबर, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो इसका अधिकार की अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार जो हैं ये आपको कौन सा है? तो अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में है। शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 के 1 में है। शिक्षा का अधिकार 21 के 1 में है ना, जिसको जो है एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार ये किस में है? तो ये अनुच्छेद 19 के बी में है, 19 के बी में है। और कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का अधिकार जो है ये आपको 19 के 1 के जी में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी को उपाय है। अगला प्रश्न, कह रहा संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ से लिए गए? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही खान सर का पॉकेट जीके का जो है बुक, जो पॉकेट जीके है उसका एनालिसिस हम करवा रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो आप भी अगर देखने के लिए इच्छुक हैं तो जा कर के अवश्य देखिएगा, 6 बजे सुबह में प्रतिदिन अपलोड होता है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करें। तो विचार करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी है, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करें, तो विचार इसमें क्या करना है ना। तो बामन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसमें ये विचार करना था कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो केवल और केवल 3 को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, बाकी सब जो है अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना है? 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, तो विधिक अधिकार है ना। कैसे अधिकार है? विधिक यानी कानूनी अधिकार। अगला क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? तो देखिए, ये जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये किसके समय में हुआ था यही तो पूछ रहा है। तो राजीव गांधी, उस समय कौन थे? राजीव गांधी थे। कर संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो 3 को शब्द जोड़ा गया है, तो तीनों को जो है सीरियल वे में कह रहा है कि व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, और बी नंबर में जो है 5, 1, 2, 4, 3, यानी कि पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर जो है समाजवादी, और फिर जो है आपका पंथ निरपेक्ष, फिर जो है आपका लोकतंत्रात्मक, और फिर जो है गणराज्य। ये जो है इसका क्या है? सीरियल है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा जो है गलत कथन है। तो गलत कथन क्या कह रहा है, देखिए 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना था, ये सत्य है। मणिपुर से अलग करके 72 में मेघालय राज्य बना, नहीं ये गलत है, ठीक है। नागालैंड 63, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 87, ये भी सत्य है, ठीक है। और गोवा भी 87 में बना था, ठीक है। तो ये सब बातें जो है आपको इसमें गलत छांटना था, तो गलत क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो कॉफ़ी है ना, तो कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में है ना। कॉफ़ी का जो उत्पादन शुरू हुआ था बाबा बुदन की पहाड़ी से शुरू हुआ था, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वह किससे है, तो ये है आपको किससे है, तो उत्तराखंड से। किससे है, उत्तराखंड से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का पहला जैव मंडल निचय कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडल निचय पूछ रहा है, तो पहला जो है आपका ये कौन है, नीलगिरी जैव मंडल निचय, नीलगिरी जैव मंडल निचय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है। तो वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में। तो 60 की अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी सही है, ठीक है। सभी क्या है, तो सत्य है, ठीक है। क्योंकि वन्य प्राणी अधिनियम जो आया था 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। तो तीनों के तीनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कर प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपको कहाँ, तो पश्चिमी घाट में, ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल में, पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत में अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3 है ना, 1, 2 और 4, ठीक है। अगला प्रश्न, बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाए जाते हैं, है ना। तो बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग जो है किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो 63 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर, कालाहारी मरुस्थल, है ना, कालाहारी क्या हो जाएगा, तो कालाहारी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। तो विक्टोरिया जो है जाम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप में से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। तो अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचना से अलग होता है, तो ये होता है आपको जिब्राल्टर और भूमध्य सागर से, जिब्राल्टर और भूमध्य सागर से, जिब्राल्टर और भूमध्य सागर से, ठीक है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो जून नहीं, तो 66 का जो हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह, है ना। वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। 67 की बात कर लेते हैं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। हाँ, तो 67 की बात ये बिल्कुल सही है ना। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, तो ये भी सत्य है ना। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही व्याख्या भी क्या है, तो सत्य है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ताप्ती नदी, तो इसका जो सत्य हो जाएगा 68 का 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर में क्या है, केवल 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देख लेते हैं, कारण निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। तो 3 तरफ से जो, तो त्रिपुरा ने घिरा है जी, है ना, त्रिपुरा घिरा हुआ है। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4, है ना, 3 और 4, मतलब त्रिपुरा के साथ साथ जो आपका कौन है, तो सिक्किम भी है, सिक्किम और
त्रिपुरा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरता है? तो कौन सा जो है महाद्वीप है? कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो ये है आपको अफ्रीका, है ना, अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो सूर्य से सबसे जो दूरी है वह कौन है? वरुण है ना, वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था? तो नाइट की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा लौटा दिया गया था। कारण निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में, भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था 23 में, गांधी इरविन समझौता 31 में। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपको सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। ठीक है। बी नंबर में पहले क्या करा है? नेहरू रिपोर्ट 1 में, नेहरू रिपोर्ट 1 में, फिर जो है आपका फिर गांधी इरविन समझौता, और फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर जो है आपका भगत सिंह को फांसी। ये हमको लगता है गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि देखिए नेहरू रिपोर्ट तो 28 में आया था, 28 में आया था, नहीं सही है। ठीक है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 74 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो 75 की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्रता कराएंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? तो ये जो है किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। करा कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो 77 में जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, बिल्कुल कर दी गई थी। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वेच्छा देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाएगा। तो दोनों का दोनों क्या है? सत्य है। ठीक है। कर बंगाल विभाजन के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो ये तो सही है ना। और देखते हैं क्या है। करा बंगाल में विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग का उड़ीसा में मिला दिया गया था। ठीक है। तो 78 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है सही उत्तर का चयन करें। इस विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ये बी दिया है, तो बी तो गलत है यार। सही उत्तर का चयन, लॉर्ड कर्जन तो है, ये था लॉर्ड कर्जन ने था ना, लॉर्ड कर्जन ने ही जो है बंगाल का विभाजन करवाया था। ठीक है। तो इसमें जो है आपका गलत आंसर है। ठीक है। और विभाजन में और बाकी 2-3 का तो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, स्पष्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व हुआ था टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध, तो अंतिम युद्ध जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। तो 79 की बात करते हैं तो इसमें जो है सर डेविड बेयर्ड था, है ना, सर डेविड बेयर्ड। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो गुलामगिरी की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विजय
विलय नीति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाता था। दूसरा कह रहा है कि इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया था। नहीं, सबसे पहले अवध नहीं, सबसे पहले सतारा को किया गया था, यानी कि सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक हो जाएगा। ठीक है, अवध को तो 56 में किया गया था और सतारा को 1848 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम है। तो बंगाल के नवाब की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, फिर अलवर्दी, फिर सिराजुद्दौला। मुर्शीद, अलवर्दी और सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार करिए। कंबन, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सब जो साहित्यकार है और दूसरी तरफ जो लेखन है, तो इसका जो सही मिलान है आपको 83 का। तो 83 की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि कंबन तमिल हो जाएगा और 3 विद्यापति मैथिली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राखी व्यवस्था का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। तो राखी व्यवस्था का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो केरल से है, सॉरी सिख से है। राखी व्यवस्था का संबंध सिख से है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 16वीं शताब्दी को चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था। तो 16वीं शताब्दी को चैतन्य देव का जो संबंध है वह किससे था, तो ये बंगाल से था। किससे था, बंगाल से। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर में 1 और 2, यानी कि मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई। तो ये भी सत्य है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो 1 और 2 क्या है, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो रहट का जो प्रयोग है वह किसके लिए, तो सिंचाई के लिए, है ना, सिंचाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है। तो कुषाणों की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो कौन रही है, मथुरा। ठीक है, मथुरा। अगला प्रश्न, महाजन पदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना, बी हो जाएगा। मतलब केवल और केवल 2 शब्द है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो कारीगरों को श्रम के रूप में भी कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है, वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरांद, मुफक्कराल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जो जाना जाता है वो आपको भीमबेटका जाना जाता है। कौन जाना जाता है, भीमबेटका। GUI, है ना, GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI का जो पूर्ण रूप है वो आपको क्या है, तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से जो संबंधित है इन चारों में से वो कौन है, तो ये है आपको स्ट्राइकिंग सर्कल, है ना, स्ट्राइकिंग, नहीं कहता स्ट्राइक ले लिया, तो स्ट्राइकिंग सर्कल। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो तीनों जो चक्र है वो कौन सा दिन में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, अगला प्रश्न, करा बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है। तो फल्गु जो है किन नदियों का संगम है, तो ये आपको मोहाना और लीलाजन मोहाना और लीलाजन नदी। अगला है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो 94,163 है ना, 94,163
बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक हुआ था वो हुआ था आपको 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित है? अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, तो एससी के लिए जो है 38 सीट है। ठीक है, एससी के लिए कितना है? 38 सीट है। तो ये था हमारा शुभ प्रश्न जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में जो है रामबाण साबित होने वाला है। कृपया करके मत मार के जो है इस वीडियो को देखते रहिए। आधा घंटा 35 मिनट का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का होता है। ठीक है, जब तक आप देखिएगा नहीं जब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, जो भी पढ़ना है स्थिरता से पढ़ना है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं समझ में आवे, गूगल बाबा है ना, किताब है, कहीं से भी खोज करके उसको डाउट को क्लियर करना है। जब तक डाउट क्लियर ना हो जब तक उस प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 10वां सीरीज के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।